हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पार्ट 22 ऑफ द अकाउंट फंडा क्लास फॉर क्लास 11th। और आज हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन बैंक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहां नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए एट माई नंबर 9549168168। तो स्टार्ट करें, बट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। क्या बोल रहा है वो? प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद अ चेक ₹3 लाख। ओके, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टेड बिजनेस विथ चेक ₹3 लाख, मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपए से। मैं हूं बिजनेस, तो बिजनेस के पास 3 लाख रुपए आए। कैसे आए? कैश में आए या बैंक में आए? बैंक बैलेंस बढ़ा। ओके, कैश नहीं बढ़ा, उसने मुझे चेक दिया जो मेरा मालिक है, और यहाँ पे जो कैपिटल होगा वो बढ़ जाएगा 3 लाख से। यहाँ पे कोई डाउट है आपको? 3 लाख रुपए मुझे ओनर ने दिए। मैं हूँ बिजनेस, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, तो मुझे 3 लाख रुपए मिले। 3 लाख रुपए किसने दिए? मुझे ओनर ने। 3 लाख कैपिटल, और मेरे पास कैश नहीं आया है, उसने मुझे चेक दिया है, तो मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्योंकि जब ओनर मुझे चेक देगा तो बट ऑब्वियस चेक हमेशा मेरे बैंक में जमा होता है। क्लियर है? ओके, दूसरा इसका टोटल निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट, विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक। विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ किए। कितने विड्रॉ किए? 2 लाख विड्रॉ किए। ओके, इसका मतलब है यहाँ पे कैश आएगा। 2 लाख मैंने विड्रॉ किए, तो 2 लाख मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया और 2 लाख मेरा बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया। कोई डाउट है इसके अंदर? मैंने बैंक से 2 लाख रुपए विड्रॉ किए, तो मेरा बैंक का बैलेंस पहले 3 लाख था, अब 2 लाख से कम हो जाएगा, अब 1 लाख हो जाएगा। प्लस मेरा जो कैश बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। यहाँ पे कीजिए कितना होगा? कैपिटल हमेशा 3 लाख ही होगा, बिकॉज जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक 3 लाख रुपए होगा। तो अब मेरे पास क्या है? मेरे ओनर 3 लाख मुझे दिए हुए हैं, जो मेरे पास 2 लाख तो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, और 1 लाख क्या है? मेरे बैंक के अंदर है। ओके, विड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मतलब मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर एक ओनर है और अगर उसकी जो कंपनी है, एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर एंड द कंपनी आर द 2 डिफरेंट एंटिटी। मतलब ओनर और जो उसका बिजनेस है वो 2 डिफरेंट एंटिटी हैं, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। ये अपना खर्चा करेगा, ये अपना खर्चा करेगा। अमित ने क्या किया? उसको घर के लिए कुछ खर्चे चाहिए थे, तो उसने बिजनेस का पैसा निकाल दिया। उसने बिजनेस का पैसा निकाल दिया। कैसे निकाल दिया बिजनेस का पैसा? वो तो खुद का पैसा उसको यूज करना चाहिए, बट लिखा हुआ है विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। उसने पैसे निकाल दिए। कितने रुपए निकाल दिए? 30,000 रुपए बैंक से निकाल दिए। मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। हाँ, एक बात बताओ, मैं हमेशा जब भी आप अकाउंटिंग करो, ऑलवेज डू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, राइट? तो बिजनेस के एंगल में सोचो, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, मैं हूँ बिजनेस, बैंक बैलेंस 30,000 से कम हो गया। हाँ, कम हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? अरे वो 30,000 रुपए कौन लेके चला गया? वो मेरा ओनर लेके चला गया। तो इसका मतलब है वो मैं पैसे ओनर से फ्यूचर में लूंगा। भाई मेरा पैसा है ना, भाई बिजनेस और ओनर आर 2 डिफरेंट एंटिटी। तो बिजनेस के एंगल से सोचना है। बिजनेस के पास 30,000 रुपए कम हो गए, बैंक बैलेंस कम हो गया। कौन लेके गया? सर, ओनर लेके गया। 30,000 रुपए ओनर लेके गया, पर्सनल यूज के लिए लेके गया। तो 30,000 रुपए मैं ओनर से रिकवर करूंगा फ्यूचर के अंदर। तो वो कहाँ पे आएगा? तो मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए थे। या तो आप कैपिटल कम कर लो, भाई जब ओनर जमा कराता है 3 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ पे 3 लाख जमा किए। जब ओनर लेके जाएगा तो यहाँ पे मैं कम कर लूंगा। या तो ये करो, पर द राइट वे इज डूइंग इज ओपन द अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। इसका मतलब है 1 लाख रुपए
मेरे पास बैंक में बैलेंस है, 30,000 रुपये ओनर लेके चला गया, तो बिजनेस क्या करेगा, ओनर से फ्यूचर में पैसे लेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस का राइट है, मेरा पैसा तू कैसे ले गया, तो क्या वो भले ही मेरा ओनर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस बोलेगा भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो उसके एक तरह से एसेट बन गया कि मुझे इस पर्सन से पैसा लेना है। अगर रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी 2 लाख रुपए लेके जाता है, रिलायंस का पैसा अपने घर पे लेके जाता है, तो रिलायंस का एंट्री करेगा, फिर रिलायंस बोलेगा भाई ये तो मेरा पैसा है, मुकेश अंबानी का पैसा अलग है। रिलायंस का जो पैसा है, कंपनी का जो पैसा है, वो मालिक कैसे यूज कर सकता जब तक हमारी कंपनी बंद नहीं होती है। तो जब तक कंपनी है तो कंपनी का पैसा है, तो कंपनी का जो पैसा है जो ओनर लेके चला गया, तो कंपनी बोलेगी देखो मुझे ये वापस चाहिए फ्यूचर के अंदर पैसे। क्लियर है? तो यहाँ पे वो 30,000 रुपये लेके चला गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, तो मैं एक अलग अकाउंट खोलूंगा, मैं खोलूंगा ड्राइंग अकाउंट खोलूंगा, और उसको मैं 30,000 रुपये क्या करूंगा, मैं ओनर से वापस लूंगा फ्यूचर में। मतलब मैंने 30,000 रुपये, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ओनर लेके गया, तो मैं फ्यूचर में ओनर से लूंगा, मेरा एसेट बढ़ गया, ये मैं ओनर से लूंगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो 30,000 रुपये, और या फिर आप ऐसे कर सकते हो 30,000 रुपये। क्योंकि वो ओनर लेके गया, तो मैंने ओनर का जो बैलेंस है, जो मेरी लाइबिलिटी है 3 लाख की, अब वो मेरी कम हो गई। अब मैं फ्यूचर में ओनर को 3 लाख नहीं दूंगा, 3 में फिर वो 30 तो लेके चला गया, तो मैं उसको 270 ही दूंगा। पर हेयर द राइट वे इज ओपनिंग अ ड्राइंग अकाउंट, तो मैंने बनाया 30,000 रुपये। मतलब मैं ओनर से लूँगा, तो ये हो जाएगा 70,000, ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा आपका 30,000, और ये तो आपका 3 लाख ही है। अभी तक लाइबिलिटी मेरी 0 है। ओके, उसके बाद बोलता है परचेज गुड्स इन कैश। परचेज गुड्स इन कैश, कितने का गुड्स परचेज किया मैंने? 40,000 गुड्स परचेज किया। कैश में परचेज किया या बैंक से परचेज किया? सर कैश में परचेज किया, लिखा हुआ तो है कैश में, तो मेरा कैश बैलेंस कम हो गया, भाई मेरा कैश बैलेंस कम हो गया, और मेरा एसेट बढ़ गया, इन्वेंट्री बढ़ गया। कितने की इन्वेंट्री बढ़ गया? 40,000 की मेरी इन्वेंट्री बढ़ गया। 40,000 से मेरा कैश बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ, कैश से खरीदा लिखा हुआ है, और उससे मेरा 40,000 से क्या हो गया, मेरा इन्वेंट्री बढ़ गया, क्योंकि मैंने गुड्स खरीदे। बस ये हो गया सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70,000, ये हो जाएगा 1,60,000, 30,000, 40,000 और 3 लाख। देखो टोटल मैच कर रहा है क्या? 70, 160, 230, 230 और 70, 3 लाख और 3 लाख। ओके, 5th पॉइंट, परचेज गुड्स इन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम महेश। मैंने महेश से गुड परचेज किया, 30,000 का मैंने गुड परचेज किया, जिसके लिए मैंने पैसे नहीं दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, मैं बाद में पैसे दूंगा, फ्री में तो नहीं परचेज किया। तो मैंने महेश से गुड परचेज किया। तो एक बात बताओ, गुड्स तो मेरे यहाँ पे, मेरी एंट्री यहाँ पे हो रही है, इन्वेंट्री का मैंने यहाँ पे पोर्शन किया, गुड्स का था, इन्वेंट्री का मैंने पैसे दे दिए होते, तो मेरा या तो कैश कम होता या बैंक बैलेंस कम होता। सिंस मैंने पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूँगा, एक लाइबिलिटी क्रिएट करूँगा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर्स के अंदर मेरा कौन सा अकाउंट है? महेश का अकाउंट। मतलब मुझे महेश को 30,000 रुपये फ्यूचर में देने हैं। क्लियर है? ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो महेश। मतलब ये महेश को मुझे पैसे देने हैं 30,000 रुपये। कैसे 30,000 रुपये देने हैं? 30,000 का मैंने सामान खरीदा, और वो सामान मैंने मुझे उसको पेमेंट देना है, तो 30,000 रुपये मेरी लाइबिलिटी बन गई। कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, कैपिटल में तो जब आएगा जब मैं कुछ सामान बेचूंगा तब आएगा। क्लियर है? ओके, लिख देते हैं 70,000, 160, 30, 70, 30, 3 लाख। तो 3,30,000 ये, और ये भी 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 3,30,000। 6th पॉइंट, पेड फ्रेट इन कैश। पेड फ्रेट, तो ये फ्रेट क्या होता है? फ्रेट होता है ट्रांसपोर्टेशन खर्चा।
जो कंपनी होती है वो अलग अलग खर्चा इंकर करती है, जैसे मान लो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट एक्सपेंस, कार्टेज एक्सपेंसेस। फ्रेट का मतलब होता है ट्रैवलिंग का खर्चा। ट्रैवलिंग का मतलब जैसे सपोज करो कि मैं हूँ कंपनी, मैंने ये पेन बनाता हूँ, तो पेन के लिए मैंने इंक खरीदी, तो इंक मैंने 2 लाख की इंक खरीदी, तो 2 लाख की जो इंक है वो तो मैंने खरीदी। फिर मैंने अहमदाबाद से इंक खरीदी, तो अहमदाबाद से यहाँ पे लाने के लिए खर्चा तो मुझे देना पड़ेगा ना। सपोज करो मैंने रेलवे से मंगाया, ट्रक से मंगाया, गाड़ी से मंगाया। सपोज करो मैंने ट्रक से मंगाया, तो ट्रक को मुझे 20,000 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे। क्यों पे करने पड़ेंगे? क्योंकि मैंने चीज़ मंगाई है और वो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा फ्री थोड़ी होता है। तो फ्रेट का मतलब होता है हमेशा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। नॉर्मली ये यूज होता है ट्रक के लिए यूज होता है या फिर यूज होता है रेलवे के लिए। अगर मैंने इंडियन रेलवे से मंगाया तो जो खर्चा लगा मेरा सामान यहाँ पे घर ऑफिस लाने के लिए, वो खर्चे को मैं बोलता हूँ फ्रेट। वो बोलता है कितना मैंने खर्चा दे दिया, 10,000 रुपये कैश में दे दिया, तो मेरा कैश बैलेंस कम हो गया। ओके, दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? सर दूसरा इफेक्ट फ्रेट है तो आप इन्वेंट्री में ऐड कर लो। इन्वेंट्री में क्यों ऐड करूंगा? खर्चा है मेरा, मैंने 10,000 रुपये पे किया। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ सामान यहाँ से यहाँ लाना था। फॉर वॉट एवर रीज़न मेरा खर्चा है 10,000 रुपये, मेरा कुछ सामान नहीं आ रहा, सामान तो आ गया, तो वो ये वाला एंट्री हो गई। यहाँ पे प्योर खर्चा है। ट्रक आया, ट्रक वाले को मैं 10,000 रुपये दिए, कुछ सामान कुछ मेरे को वैल्यू तो नहीं मिली उससे, तो 10,000 रुपये प्योर खर्चा। इसका मतलब है मेरा नुकसान हो गया। तो जो नुकसान होता है वो कहाँ जाता है? हमेशा कैपिटल में जाता है। तो 70,000, 1,50,000, 30,000, 70,000, 30,000 और 2,90,000। बात समझ में आई? 70,000, 1,60 माइनस 10, 1,50, 30,000, 70,000, 30,000 एंड 3 लाख माइनस 2,90,000, तो 3 लाख बीफ का टोटल आ रहा है। इसका भी 3 लाख बीफ का टोटल आ रहा है। 7th, परचेज व्हीकल फॉर ऑफिस यूज ऑन क्रेडिट फ्रॉम कृष्ण एंटरप्राइज। ओके, मैंने परचेज किया, क्या परचेज किया मैंने? व्हीकल परचेज किया। ओके, ऑफिस यूज़ के लिए। ओके, ऑफिस यूज़ के लिए फ्रॉम कृष्ण एंटरप्राइज। ओके, मतलब मैंने एक व्हीकल, मैंने अपने बिजनेस के लिए एक व्हीकल परचेज किया। मे बी मैंने ट्रक परचेज किया, ऑटो परचेज किया, जो भी है, या फिर मैंने जो छोटी सी जो गाड़ी होती है, मालगाड़ी होती है, वो मैंने परचेज किया। कितने का परचेज किया? मैंने 20,000 का परचेज किया। इसका मतलब मेरा एक एसेट बढ़ गया, उसको मैं बोलूँगा व्हीकल। कितने का व्हीकल बढ़ गया? सर मेरा व्हीकल बढ़ गया, 20,000 का मेरा व्हीकल बढ़ गया। कैसे? मैंने एक एसेट खरीदा, व्हीकल खरीदा, तो व्हीकल मेरा एसेट हो गया। बड़ा खर्चा है, फिक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। एसेट ये मेरा खर्चा नहीं है, खर्चा मतलब मेरा लॉस नहीं है। लॉस होता जब मैं ये व्हीकल 20 का 15 में बेचता तो लॉस है। ये तो मैंने एक एसेट खरीदा है, तो 20,000 का मैंने एक एसेट खरीदा। हाँ, उसके लिए मैंने कुछ पेमेंट दिया है क्या? नहीं सर, पेमेंट नहीं दिया। आपने बोला है ऑन क्रेडिट खरीदा है, ऑन क्रेडिट खरीदा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होगा कि मैंने पेमेंट नहीं दिया है। अब तक मैंने क्या किया था? मैं हर चीज़ का पेमेंट देते हुए आ रहा था, एक का पेमेंट नहीं दिया। मैंने 20,000 रुपये का एक व्हीकल खरीदा और उसको मैंने पेमेंट नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा? मेरे को पेमेंट देना है, फ्यूचर में पेमेंट देना है, तो मेरी लाइबिलिटी बनेगी। और लाइबिलिटी बनेगी क्यों? क्योंकि मुझे उसको पेमेंट देना है। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्रेडिटर्स में नहीं जाएगा। लायबिलिटी तो है पर ये क्रेडिटर्स में नहीं जाएगा। सब समझ में नहीं आया? क्रेडिटर्स में नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था क्रेडिटर किसके लिए यूज होता है। देखो, लायबिलिटी 2 टाइप की होती है। लायबिलिटी भी जो होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में भी अलग अलग टाइप की लायबिलिटी होती है। जो क्रेडिटर्स होता है वो एक्सक्लूसिवली यूज होता है जब मैं अपने गुड्स खरीदता हूं। अगर मैं पेन बनाता हूं तो पेन के लिए अगर मैंने इंक खरीदी तो मैं क्या यूज करूंगा? क्रेडिटर। पेन के लिए मैंने प्लास्टिक खरीदा तो क्रेडिटर। अगर मैं शर्ट बनाता हूं तो शर्ट बनाने के लिए मैंने कपड़ा खरीदा तो क्रेडिटर। शर्ट बनाने के लिए मैंने
वो थ्रेड खरीदा और उसका मैंने पेमेंट नहीं दिया तो क्रेडिटर। तो क्रेडिटर सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो मैंने जब क्रेडिटर्स ओपन किया था तो मैंने 30,000 का गुड्स खरीदा था, तभी तो मैंने क्रेडिटर्स यहाँ पे ओपन किया था। तो क्रेडिटर गुड्स के लिए ओपन होता है। गुड्स के अलावा जो भी चीज खरीदूंगा ना, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, मशीनरी हो गया, वो सब कहाँ पे जाएगा? वो सब जाएगा अलग अकाउंट में। लायबिलिटी तो है पर वो क्रेडिटर्स में नहीं जाएगी, वो अलग अकाउंट में जाएगी। तो उसका अलग अकाउंट खोलेंगे। नाम दे रखा है क्या जिससे मैंने खरीदा? हाँ सर दे रखा है, क्रिश्चियन एंटरप्राइज। तो एक और लायबिलिटी बनाऊंगा, क्रिश्चियन एंटरप्राइज। उस कंपनी का नाम ही लिख दूंगा कि मुझे क्रिश्चियन एंटरप्राइज को पे करना है। कितना पे करना है? 20,000 रुपये पे करना है। प्लस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 70,000 कैश है, 1,50,000 मेरे पास बैंक, 70,000 मेरे पास वो है, 30,000 रुपये मेरे पास ड्राइंग्स हो गया, मुझे ओनर से लेना है 70,000 रुपये। 20,000 का मेरा व्हीकल बढ़ गया, 30,000 रुपये ये, 20,000 रुपये का मुझे कृष्ण को पे करना है और 2,90,000 का मुझे कैपिटल है। बात समझ में आई? लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, ये जो 20,000 रुपये है ना वो क्रेडिटर्स में ऐड कर लेते हैं। अरे नहीं, क्रेडिटर्स इज ऑलवेज यूज फॉर द गुड्स। तो मैंने गुड्स खरीदूंगा, पेन के लिए जो भी चीज खरीदूंगा जो इसमें जाती है वो गुड्स होता है। पेन बनाने के लिए अगर मैंने मशीनरी खरीदता हूं ना और उसका पैसा नहीं दूंगा तो वो यहां नहीं जाएगा, मशीनरी यहाँ पे आ जाएगा। पर जो उसका पैसा अगर मैंने नहीं दिया उसके लिए अलग अकाउंट खोलूंगा, बिकॉज जो मशीनरी है वो मेरा गुड्स नहीं है, जो इसके अंदर जाता है वो मेरा गुड्स है। क्लियर है? तो अब इसका टोटल चेक कर लो भी कितना आ रहा है, 1 लाख और 190 और 340 हाँ 340 और इसका कितना आ रहा है 290 एंड 50 340। क्लियर है? अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। सिंस मेरे पास जगह नहीं है, मैं ये वाली जो इक्वेशन है ये ऊपर लिख दूंगा। ये वाली अब इक्वेशन क्या बोलती है, कोई अगर मुझे पूछेगा कि आज की डेट पे क्या पोजीशन है तो मैं बोलूँगा देखो मेरे पास बैंक बैलेंस 70 पड़ा हुआ है, मेरे पास कैश पड़ा है 150, मेरे पास 30,000 की ड्राइंग्स है, मैं हूँ बिजनेस, मतलब 30,000 रुपये मुझे ओनर से लेने हैं, 70,000 रुपये के मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और 20,000 का मेरे पास व्हीकल पड़ा हुआ है और मुझे इतने लोगों को पेमेंट करना है। 30,000 रुपये एक तो मैंने जैसे स्टॉक लिया था उसको पे करना है क्रेडिटर्स, 20,000 रुपये जिससे मैंने व्हीकल लिया, क्रिश्चियन एंटरप्राइज का नाम लिख दिया और बाकी 2,90,000 मुझे अपने मालिक को देने हैं। क्लियर है? अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये मैं पूरा रब करूंगा, आप लिख दो, ये मैं उसको ऊपर लिख दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 8। मैंने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन जो यहाँ पे थी वो मैंने एग्जैक्टली क्या कर ली, जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे लिख दी। कुछ नहीं करनी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बिकॉज आपके पास एक लंबी सी कॉपी है और उसके अंदर आप अकाउंटिंग इक्वेशन आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंस मेरे पास स्पेस नहीं थी मैंने ऊपर लिख दी। अगर आपके पास भी पेज खत्म हो गया तो अगले पेज पे आप स्टार्ट करो, एसेट्स के अलग अलग जो नाम है वो करो। तो मेरे पास एज ऑफ नाउ 70,000 बैंक है, कैश है, ड्राइंग है, इन्वेंट्री है, व्हीकल है, क्रेडिटर है, किशन एंटरप्राइज और दिस है। इसका टोटल चेक करते हैं, ये आ गया 340 आ गया, 1,290 340 आ गया। क्लियर है? ओके। 8 नंबर पॉइंट, रेंट रिसीव्ड। भाई मुझे रेंट मिला, कितने का रेंट मिला सर? मुझे मिला, रेंट मिला लिखा हुआ है सर 5,000 का रेंट मिला। तो कैश में मिला? हाँ कैश में मिला, तो कैश ऐड हो जाएगा मेरे पास। एट द सेम टाइम रेंट मेरे लिए क्या है, रेंट खर्चा भी होता है, इनकम भी होता है। सिंस मुझे रेंट मिला, ओके, तो ये 5,000 रुपये क्या हो गया मेरा, ऐड कर लूँगा मैं। क्या ऐड कर लूँगा? 5,000 रुपीज़ ऐड कर लूँगा। ओके, एक सेकेंड, ये लाइन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ओके, तो मैंने क्या करूँगा, 5,000 रुपीज़ ऐड कर लूँगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना हो गया, अल्टीमेटली 70,000 रुपीज़ मेरे पास बैंक का है और ये 5,000 रुपये बढ़ गया तो 155,000 कैश आ गया, 30,000 रुपये हो गया, 70,000 रुपीज़, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 और 2,95,000 रुपये। मतलब 5,000 का रेंट मिला, रेंट कैश में ऐड हो गया। रेंट मेरे लिए प्योरली इनकम है, जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। ओके, अगला पॉइंट 9th, कैश सेल्स। मेरी कैश सेल्स हुई है
12,000 की हुई है, कॉस्टिंग है मेरी 15,000 की। सिंपल सी बात है, मैंने कैश में बेचा 12,000 का सामान कितने का गया? 15,000 का। मैंने एक सामान बनाया 15,000 का, उसको मैंने बेचा 12,000 का। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना आराम से किया करो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 12 और 15 के अंदर। सोचो सामान कितने का गया, कॉस्टिंग कितने की है? 15,000 की, मतलब सामान गया आपका 15,000 का। पैसे कितने आए? सर कैश में पैसे आ गए, इसका मतलब है 12,000 रुपये पैसे आ गए। भाई 12,000 रुपये मुझे कैश मिल गया, 15,000 रुपये का मेरा सामान गया। नुकसान हुआ फायदा हुआ? सर 15 का सामान 12 में बेचा, नुकसान हो गया 3,000 का। ओके, तो 3,000 का यहाँ पे नुकसान कौन बियर करेगा? कंपनी का मालिक बियर करेगा। चलो कंटिन्यू करो। 155 प्लस 12 167,000, 30,000, 55,000, 20,000, 30,000, 20,000 और 2,92,000। एक बार चेक कर लो, टोटल चेक कर लो। 2,92,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, टोटल बराबर आ रहा है। इसका टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट। सोल्ड गुड्स टू हेमंत, सोल्ड गुड्स टू हेमंत ट्रेडर, कितने का? कॉस्टिंग 6,000 की, मैंने 8,000 में बेचा। मैंने हेमंत को 6,000 का सामान 8 में बेचा। ओके, एक बात बताओ, क्या मैंने हेमंत को जो 6,000 का सामान 8 में बेचा, क्या मुझे पैसे मिले क्या? सर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है। सोल्ड गुड्स टू हेमंत ट्रेडर लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि मुझे पैसे मिले या नहीं मिले। सर कैसे मालूम चलेगा? देखो, मैं ये अगले चैप्टर में, आपका रूल है जहाँ पे हमारी सिचुएशन साइलेंट होती है, तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक रूल देख लो, अगर यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा हुआ है, पार्टी का मतलब होता है जिससे मैं खरीद रहा हूँ या जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ या जिसको मैं बेच रहा हूँ। अगर पार्टी का नाम है तो मैंने हेमंत ट्रेडर से लिया और कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि मैंने कैश में लिया या मैंने पे किया या नहीं किया, तो मैं एज्यूम करूँगा कि मैंने पे नहीं किया या मुझे पैसे नहीं मिले। मतलब ये क्रेडिट पे है, कैश पे नहीं है। नहीं समझ में आया? अगर पार्टी का नाम मेंशन है तो इसका मतलब है कि मुझे पैसे नहीं आए या मैंने पैसे नहीं पे किए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में लिखा होता कि मैंने सोल्ड गुड्स टू हेमंत, अगर मैंने कैश में मैंने बेचा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैंने कैश में बेचा और एंट्री हो गई। पर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सामान तो बेचा, बट उसके पैसे आए या नहीं आए वो नहीं लिखा हुआ। पर यहाँ पे पार्टी, मैंने जिसको बेचा उसका नाम है, तो मैं एज्यूम करूँगा नाम क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसने मुझे पैसे नहीं दिए होंगे, तभी तो उसका नाम लिखा होगा। अगर आप कोई दुकान पे जाते हो, कोई दुकान पे आप गए और सपोज करो आप वहाँ दुकान से पे करके आ गए। आज आप सपोज करो कोई अपने ग्रॉसरी स्टोर आसपास गए, आपने सामान लिया, आपको घर पे आ गए। सपोज करो आपने सामान लिया उस दुकान से और आप उसको पे करना भूल गए, आप अपना वो जो वॉलेट है वो ले जाना भूल गए और दुकानदार को कहा कि मैं कल पेमेंट करूंगा। पर दुकानदार पता क्या करेगा? दुकानदार है ना, आपका नाम लिखेगा कि अपने बुक्स के अंदर मुझे इससे 10 रुपये लेने हैं, इससे 100 रुपये लेने हैं। तो वो नाम आपका कब लिखेगा? जब आप पे नहीं करोगे या जब वो पे नहीं करेगा, तभी नाम लिखते हैं। जब पेमेंट मिल गया तो नाम लिखने क्या रिक्वायर्ड है? मैं सामने दुकान में गया, पेमेंट दिया, घर आ गया। जब मैं पेमेंट नहीं दूंगा तभी तो वो मेरा नाम लिखेगा। सेम यहाँ पे केस है कि मैंने हेमंत ट्रेडर का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने सामान बेचा होगा और पैसा नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में लिखा होता ना कि कैश करेगा तो मैं कैश ही करता, क्या नाम लिखा हो या नहीं लिखा हो। तो मैंने सामान कितने का बेचा? फिर मैंने 6,000 का सामान मैंने बेच दिया। ओके, यहाँ तो 6,000 रुपये इन्वेंट्री माइनस हो गई। हाँ, इन्वेंट्री माइनस हो गई। कितने का बेचा? सर मैंने 8,000 का सामान बेचा। पैसे आए क्या? नहीं सर, पैसे नहीं आए। क्वेश्चन साइलेंट है, पैसे नहीं आए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर। क्या लिखूंगा? डेटर। मुझे 8,000 रुपये आने चाहिए। मुझे कितने रुपए लेने हैं हेमंत से? 8,000 रुपये। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मुझे हेमंत से 8,000 रुपये लेने हैं।
अच्छा एक बात बताओ, 6,000 का सामान मैंने 8 में बेचा, फायदा कितना हो गया सर? 2,000 का फायदा हो गया। लो भाई, प्लस 2,000 का फायदा हो गया। ओके सर, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 70,000, 167,000, सेम टू सेम 30,000 रुपये ड्राइंग रहेगा। 55 में फिर 6,000 का सामान गया, 49,000 का सामान बच गया। 20,000 रुपये मेरा व्हीकल है और 8,000 रुपये मेरा क्या आ गया? डेटर्स आ गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, 8,000 रुपये मेरा डेटर्स आ गया। मतलब मुझे हेमंत से 8,000 रुपये लेने हैं। अगर आ गए होते तो वो यहाँ पे आता, नहीं आए तो मैंने उसका नाम लिख दिया। आगे, सोल्ड व्हीकल फॉर कैश। ओके, सोल्ड व्हीकल 8,000 रुपये का, कॉस्टिंग कितने की थी? 8,000 की। देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फॉर कैश कितने का बेचा मैंने? 12,000 का बेचा। देखो मैंने व्हीकल कितने खरीदा था? 20,000 का। अच्छा, ये कहीं पे लिखा हुआ है कि मैंने एक व्हीकल खरीदा था, 2 व्हीकल खरीदे थे? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है कि मैंने व्हीकल खरीदा। तो यहाँ पे हो सकता है मैंने 2 व्हीकल खरीदे हो, 3 व्हीकल खरीदे हो। भाई व्हीकल में तो साइकिल भी तो आती है। सपोज करो मैंने 5 साइकिल खरीदी हो 4,000 की, कुछ भी हो सकता है। तो वो बोल रहा है ये व्हीकल है 20,000 का, इसमें फिर 4 या 5 व्हीकल भी होते हैं, मुझे नहीं पता। उसमें से मैंने एक व्हीकल जिसकी प्राइस 8,000 थी वो मैंने 12 में बेचा। मतलब मैंने आपको बता रहा हूँ मेरे पास व्हीकल कितने का है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करो। वो बोल रहा है एक व्हीकल जो 20,000 का था मेरे पास, एक व्हीकल जो 20,000 का था उसको मैंने बेच दिया, मार्केट में बेच दिया। ठीक है भाई, मार्केट में नहीं, 20,000 का जो था टोटल व्हीकल था, उसमें से मैंने 8,000 का जो व्हीकल है वो मैंने 12 में बेच दिया। इसका मतलब है 20 का ब्रेकअप क्या है? मतलब मेरे पास 2 व्हीकल है, 8,000 और एक 12,000। इसको ना मैं चेंज करता हूँ, एक मिनट ठहरो। इसको ना मैं क्या करता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैंने 15 में बेचा। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ उसको, जिससे आपको और अच्छा क्वेश्चन बन जाए। मैंने 15 में बेचा। नाउ मैंने एक जो व्हीकल है, जो मैंने आपके नोट्स में चेंज कर लूँगा मैं, एक जो व्हीकल है 8,000 का, मैंने वो 15,000 में बेच दिया। एक बात बताओ, मेरे पास व्हीकल कितने के हैं? फिर 20 का व्हीकल है। तो इसमें फिर वो बोल रहा है कि एक जो व्हीकल जिसकी मेरी खरीद की जो रेट थी वो 8,000 थी, उसको मैंने कितने में बेच दिया? उसको मैंने 15 में बेच दिया। तो एक बात बताओ, मेरा व्हीकल कितने से कम होगा? अरे व्हीकल तो 8,000 से कम होगा ना। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर व्हीकल 8 से कम क्यों होगा, 15 से कम होगा, मैंने क्या कहा था? कॉस्ट से कॉस्ट माइनस करूंगा, कॉस्ट से कॉस्ट माइनस करूंगा, ये हमेशा रूल रहेगा। मतलब मैंने 8,000 का सामान बेचा 15,000 में ना, तो 8,000 माइनस करूंगा ना। यहाँ पे मैंने बेचा कितने में? सर 15,000 में बेचा। कहीं पे लिखा हुआ है कैश में बेचा? हाँ सर लिखा हुआ है कैश में बेचा। तो 15,000 रुपये मेरे पास कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया 15,000 रुपये। ओके, तो फिर फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हो गया ना। 8,000 का मैंने जो अपना व्हीकल खरीदा था उसको 15 में बेच दिया, 7,000 का फायदा हो गया। 7,000 का क्या हो गया? फायदा। एक मैं पहले ऊपर लिख देता हूँ, ये 30,000, 20,000 और 2,94,000। हाँ, वो बोल रहा है मैंने 7,000 का मैंने फायदा कर लिया, बस हो तो गया। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? देखो मेरे पास 2 व्हीकल थे, 20,000 का, एक 8,000 और एक 12,000। 8,000 का व्हीकल मैंने 15 में बेचा, 15 मुझे पैसे मिल गए, 8 का व्हीकल गया, 7 का फायदा हुआ, 7 का फायदा हुआ। एक और एग्जांपल दूं, इसी के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो जो मैंने आपको बताया, सिंपल सी बात बता रहा हूं। सपोज करो मैंने 20,000 का मैंने व्हीकल खरीदा था, ये मेरी कॉस्टिंग है। हाँ, ये मेरी कॉस्टिंग है। सपोज करो मैंने 2 व्हीकल खरीदे थे। ओके, एक जो मैंने साइकिल खरीदी थी 8,000 खरीदी थी और एक साइकिल 12,000 की। मैंने 2 साइकिल अलग अलग खरीदी, एक मैंने 8,000 की खरीदी, एक 12 की खरीदी। नाउ मेरे पास 8,000 की साइकिल बिक गई, 8,000 की साइकिल बिक गई। अब कौन सी साइकिल बची है? मेरे पास 12 की बची हुई है। भाई मेरे पास 2 साइकिल थी, एक 8,000 की, एक 12,000 की, 8 की बिक गई, तो मेरी बुक से 8 की साइकिल कम हो गई, 15 की साइकिल कम नहीं हुई है। मैंने 15 में बेची है, पर मेरी बुक्स में अब 8 की साइकिल कम हो गई है। तो मैं हमेशा कॉस्टिंग से कॉस्ट माइनस करूंगा। तो 20,000 व्हीकल है, उसमें से मैंने 8,000 माइनस किया, तो कितने आ गए? सर 12,000 रुपये आ गए।
मतलब 12,000 रुपये का मेरे पास अभी तक व्हीकल पड़ा हुआ है और बाकी का इन्वेंट्री आपको पता हुआ है, और 8,000 का मैंने व्हीकल 15 में बेचा, तो इसका मतलब 0 ये 218 182, और ये हो जाएगा आपका 70,000 180 2,000 30,000, और ये हो जाएगा आपका 8,000, ये हो जाएगा आपका 30,000। हमेशा ध्यान रखना, ये गोल्डन रूल है कि आप जब भी आप कोई कॉस्ट से हमेशा कॉस्ट ही माइनस करना, मतलब ये जितने का सामान बिका उतने का माइनस करूंगा, कितने का बिका वो यहाँ पे आएगा, कैश में बिका तो कैश में, क्रेडिट पे बेचा तो वो यहाँ पे आएगा। क्लियर है? एक बार टोटल चेक कर ले, 3,01,000 प्लस 220,000 प्लस 30,000, ओके क्लियर है, बराबर आ रहा है। टोटल चेक कर लेना आप घर पे। ब्रॉड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक अकाउंट, ब्रॉड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक अकाउंट। ओके, मैंने फर्नीचर ब्रॉड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ब्रॉड फर्नीचर फॉर पर्सनल, देखो वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक अकाउंट, कितने का मैंने खरीदा फर्नीचर? पर मैंने खरीदा 5,000 का मैंने फर्नीचर खरीदा पर्सनल यूज के लिए। देखो बिजनेस का जब भी कोई चीज़ खरीदता है तो कभी भी हम वर्ड यूज़ नहीं करते पर्सनल यूज़, बिजनेस का हमेशा ऑफिशियल यूज़ होता है। मतलब क्या हुआ, सपोज करो 2 पर्सन है, मैंने आपको बताया था अमित और एक कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, 2 कंपनी है। नाउ अमित ने क्या किया, रिलायबल पेन लिमिटेड का स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब अमित ने क्या किया, एक फर्नीचर खरीद लिया, अमित ने अपना फर्नीचर खरीदा, पर उसका पेमेंट किसने दे दिया? रिलायबल पेन ने दे दिया। मतलब रिलायबल पेन ने अमित का खर्चा रिलायबल पेन ने किया। वो क्यों करेगा? मैं हूँ बिजनेस ओनर, 2 अलग अलग एंटिटी है, तो मैं हूँ बिजनेस के एंगल से सोचना है अपने को। क्या है बिजनेस का एंगल? बिजनेस के पास कितना पैसा चला गया? सर उसने 5,000 का फर्नीचर कैश में खरीद लिया, तो ये लो भाई कैश कम हो गया, बिजनेस का तो कैश कम हो गया भाई, खरीद लिया ना। अपने लिए खरीदा या उसने किसके लिए खरीदा? सर उसने अपने लिए नहीं खरीदा, उसने अपने लिए नहीं खरीदा, उसने किसके लिए खरीदा? उसने ओनर के लिए खरीदा। जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कमेंट पे प्लीज बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। नाउ ओवर टू लेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 12। क्या लिखा हुआ है? 12 ब्रॉड फर्नीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर पर्सनल यूज ₹5,000 फ्रॉम बैंक। मतलब और बिजनेस ने पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, 5,000 रुपये देके बैंक से दिए। एक बात बताओ, बिजनेस ने खरीदा तो एक तो है कि बैंक अकाउंट तो कम हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस ने खरीदा, कोई भी चीज़ खरीदी हो, पैसे तो गए बिजनेस के, बैंक अकाउंट से पैसे तो गए। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ये 5,000 रुपये दूसरी जगह कहाँ लेके जाऊँ? 2 एफर्ट हो गया ट्रांजैक्शन के। अगर आपके मन में लग रहा है सर बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, ओके तो मैं यहाँ पे फर्नीचर लिखूंगा, एसेट लिखूंगा, यहाँ पे 5,000 लिखूंगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रॉड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए लिया। बिजनेस का कोई पर्सनल यूज नहीं होता। इसका मतलब पता क्या हुआ? अगर सपोज करो अमित ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बिजनेस का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड, तो जो रिलायबल पेन लिमिटेड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो रिलायबल पेन ने अमित के घर के लिए फर्नीचर ले लिया, रिलायबल पेन ने अमित के घर के लिए क्या ले लिया? फर्नीचर ले लिया। एक बात बताओ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है ओनर और जो उसके जो बिजनेस होता है वो 2 अलग एंटिटी है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। तो इधर ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं हमेशा। हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस ने 5,000 रुपये खर्च कर लिए, किसके लिए खर्च कर लिया? अमित के लिए। खुद के लिए फर्नीचर नहीं लिया है, ऑफिस यूज के लिए तो नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ब्रॉड फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल मतलब अमित के लिए खर्चा किया है, इसका मतलब है बिजनेस अमित से पैसे लेगा। तो बिजनेस का एसेट नहीं है, ये अमित का एसेट है।
अपने बुक्स में एसेट नहीं दिखा सकता, मतलब बिजनेस ने अमित का खर्चा पे किया है, तो क्या करेंगे भाई, मेरे यहाँ पे तो 5,000 रुपये कम हो जाएगा, मैं हूँ बिजनेस, 5,000 रुपये कम हो जाएगा, और एट द सेम टाइम मैं अमित से पैसे लूँगा 5,000 रुपये। बात समझ में आई? तो मैं ड्राइंग्स में ऐड कर लूँगा। ड्राइंग किसका अकाउंट होता है? ओनर का अकाउंट होता है। जो भी मुझे ओनर से पैसे लेने होते हैं ड्राइंग्स अकाउंट, और जो देने होते हैं वो होता है कैपिटल अकाउंट। सिंस उसने बिजनेस से पैसा लेके खुद का फर्नीचर खरीदा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस क्या करेगा, अपना पैसा माइनस करेगा बैंक अकाउंट, और एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, ओनर से पैसे लेगा और ड्राइंग्स में ऐड करेगा। मतलब उसका एसेट बढ़ रहा है बिजनेस का। फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस मुझे अमित से पैसे लेने हैं, मेरा एसेट हो गया 5,000 रुपये। नाउ आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे भी तो आप फर्नीचर लिख सकते हो। नहीं, फर्नीचर मैं यहाँ पे तभी लिखूंगा जब बिजनेस अपने लिए एसेट लेगा। इधर बिजनेस ने अपने लिए एसेट नहीं लिया है, बिजनेस ने एसेट ओनर के लिए लिया है, तो वो एसेट ओनर का है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी। सर इसका एक और ट्रीटमेंट में तो कर सकते हैं, यहाँ नहीं दिखा के अपन यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर सकते हो, आप कैपिटल से भी माइनस कर सकते हो। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली मुझे ओनर से पैसे लेने हैं, तो मैं ओनर से पैसे लूंगा। क्लियर है? एक ही बात है। तो भाई 65,000, 1,82,000, 35,000, 49,000, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये और 3,01,000 रुपये। क्लियर है? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 13th पॉइंट, कैश सेल। कैश सेल हो गई, मतलब मैंने कैश में सेल की जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ लिखा हुआ है 2,500 का, सोल्ड फॉर 3,000। अब सर इसके अंदर कॉस्टिंग कौन सी, कैसे मालूम चलेगा? देखो आप पढ़ो, कैश सेल ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2,500 और जो बाहर जो फिगर लिख रखी है 3,000। हमेशा ध्यान रखना जो फाइनल फिगर होती है वो वाली फिगर होती है जितने में मैंने बेचा। तो मैंने कितने में बेचा? 3,000 में बेचा। 2,500 का सामान 3,000 में बेचा। सुनो, कैश में आया बैंक में आया ये नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है सर कैश सेल। तो कितने का बिका? सर मेरा 3,000 का बिक गया, 3,000 का बिक गया, कैश ऐड हो गया। क्या बिक गया? सामान बिका। सामान कितने का बिका? 2,500 का सामान 3 में बिका, मतलब मेरा 2,500 का सामान माइनस होगा। मेरा 2,500 का सामान क्या होगा? माइनस होगा। और 3,000 का क्या करूंगा? ऐड करूंगा। मुझे इतना पैसा आया, मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर 500 का फायदा हो गया। ओके, लो भाई 500 का फायदा हो गया। तो कितना आ जाएगा? 65,000। मेरा कैश बढ़ गया 185,000 हो गया, बिकॉज 3,000 से मेरा कैश बढ़ गया। सेल्स हो गई ना मेरी 35,000। ये दिस अकाउंट 0057 माइनस 25 45,500 8 माइनस 2 6,000 46,500 12,000 रुपये, 8,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये और 301,500। क्लियर है? तो आपको मैंने बात क्या समझाई कि कैश सेल हुई, 2,500 का सामान बेचा, 3,000 में बेचा, तो 3,000 यहाँ पे होगा, 2,500 यहाँ, 500 का मेरा फायदा। आप इसको चेक कर लो, इसका जो टोटल होगा वो हमेशा मैच होगा। अगला पॉइंट, लेट्स नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? पेड टू महेश, पेड to Mahesh ₹25,000 via check in full settlement। वो बोल रहा है मैंने महेश को 25,000 रुपये पे कर लिए फुल सेटलमेंट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी मैं आपको उसमें पॉइंट क्या बता रहा हूँ। सपोज करो कि महेश कौन है? सर महेश को मैंने पे क्यों किया? देखो महेश मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको मुझे पे करना है। सर मैंने महेश से कब बाय किया था? पॉइंट नंबर 5 देखो, परचेज गुड्स इन क्रेडिट फ्रॉम महेश। मैंने महेश से गुड्स बाय किया था 30,000 का। हाँ मैंने बाय किया था 30,000 का। अभी तक मैंने उसको पेमेंट नहीं दिया, मेरी लायबिलिटी के अंदर आ रहा है। हाँ मेरी लायबिलिटी में आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि मैंने महेश को 25,000 रुपये पे कर लिया फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब है मुझे महेश को पे करने थे 30,000, पर मैंने उसको 25,000 में सल्टा दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है सल्टा दिया, मतलब सेटलमेंट हो गया। होता है ना, सपोज करो आपने कोई दुकान में गए,
आप कोई दुकान में गए, आपने लेट सपोज आप कोई शर्ट की दुकान में गए, राइट। अब उसने बोला कि नॉर्मल जो जो लोकल शॉप होती है, आप उसके अंदर गए, उसने कहा भैया ये टी शर्ट कितने का है, तो उसने कहा ये 500 रुपये का है। तो आप क्या बोलते हो, मैं तो 500 नहीं, मैं तो 400 दूंगी और सेटल कर। 500 का सामान लिया आपने, पर आपने कहा मैं तो 400 रुपये दूंगी। तो अल्टीमेटली सेटलमेंट कितने पे हुआ, 400 पे हुआ। मतलब 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया। आपको 500 देने थे उसको, पर आपने 400 ही दिए, तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। बात समझ में आई। पर यहाँ पे पता क्या सिचुएशन है, यहाँ पे मैं चीज़ खरीद चुका हूँ, 30,000 की चीज़ खरीद चुका हूँ, तो 30,000 तो मेरे इन्वेंट्री में ऐड हो चुका है और 30,000 का मैंने सामान खरीद लिया। अब क्या हुआ कि जो मैंने 30,000 का सामान खरीदा, अब मुझे इसको पेमेंट देना है महेश को। तो मैं महेश के पास गया, मैंने महेश को बोला, दिया देख मैं हूँ कंपनी। तो मैं कंपनी महेश के पास गई, तो बोला महेश देख मैं तेरे को 30,000 नहीं देके कुछ तो डिस्काउंट दे यार, मुझे कुछ तो डिस्काउंट दे। तो महेश ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मुझे 25,000 दे दे और अपना हिसाब खत्म, अपना हिसाब बराबर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पेड टू महेश 25,000 वह चेक इन फुल सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब ही हो गया कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया, आगे मुझे फ्यूचर में पे नहीं करना। ओके, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो मैंने 25,000 का चेक पे किया, तो एक तो ये तो 100% हो गया, बिजनेस के यहाँ से चेक गया 25,000 का। एक बात बताओ, मैंने पेमेंट 25,000 का किया है, बट मेरी लाइबिलिटी कितने से सेटल्ड हो गई। सर लाइबिलिटी सेटल्ड आपकी 30,000 से हुई है, लाइबिलिटी सेटल्ड आपकी 30,000 से हुई है। सर ये समझ में नहीं आया, आप 30 क्यों माइनस कर रहे हो। अरे मैंने 30,000 रुपये मुझे महेश को पे करने हैं, अब सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब है अब मुझे फ्यूचर में महेश को कुछ पे करना है क्या, नहीं पे करना। 30 की जगह वो 25 में मान गया और हमारा हिसाब बराबर। मतलब मुझे फ्यूचर में उसको 5,000 पे नहीं करना है, मुझे फ्यूचर में वो कुछ पे नहीं करना है। मतलब 30,000 के बदले वो 25,000 में अपना मान गया और हमारा जो रिलेशन था वो खत्म। मतलब मैं 30 की जगह उसको 25 दिए एंड ही हैप्पी। बट मेरी लाइबिलिटी तो कम 30 से हुई ना, मेरी लाइबिलिटी कम 30 से हुई, 25 से हुई। सर लाइबिलिटी 30 से कम हुई बिकॉज मुझे फ्यूचर में उसको कुछ पे नहीं करना। आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू महेश। व्हाई? बिकॉज आई हैव पेड 25,000 इन फुल सेटलमेंट। ये वर्ड नहीं होता ना फुल सेटलमेंट, तो यहाँ पे मैं 25,000 माइनस करता, पर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, मतलब मैं सेटलमेंट हो गया, मतलब मैं 30 का 30 सेटलमेंट कर लिया, पेमेंट गया 25 का। अच्छा, इसका मतलब है कंपनी को फायदा हुआ नुकसान हुआ। अरे फायदा हुआ ना, मुझे महेश को पे करने थे 30,000, मैं तो 25,000 का दे के आ गया और वो हैप्पी है और कुछ नहीं मांग रहा, तो मेरे को 5,000 का फायदा हो गया। तो 30,000 मुझे पे करने थे, मैंने 25,000 ही पे किए, इसका मतलब है मुझे 5,000 का फायदा हो गया। और फायदा कहाँ जाता है, हमेशा कैपिटल में। वापिस रिपीट करता हूँ, एक पर्सन है महेश, मैं हूँ बिजनेस, मुझे उसको 30,000 रुपये पे करने थे, पर मैंने कहा तू मुझे डिस्काउंट दे देना, तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बुक्स में लाइबिलिटी आ रही 30,000 की, उसने कहा तू 25 दे दे, मैं खुश हूँ बस, और फ्यूचर में कुछ मत दे। यहाँ पे वर्ड फुल सेटलमेंट है, तो ठीक है भाई, मैंने उसको 25,000 रुपये दे दिए। 25,000 रुपये मेरे यहाँ से कम हो गए, बैंक से कम हो गया, बिकॉज मैंने बैंक से पेमेंट किया, एंड मेरी लाइबिलिटी 30 से कम हुई, 25 से कम नहीं हुई। अगर मेरी 30 से कम हुई, अब मेरी लाइबिलिटी कितनी, 0, बिकॉज महेश में मुझे कुछ पे नहीं करना और मुझे फायदा हो गया। 30 की जगह मैंने 25 ही पे किया, 5 का फायदा, 5 का फायदा। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता, ये तो आपको समझ में आ गया। चलो ये कितना हो जाएगा, 35,000 नहीं, आई एम सॉरी, 40,000, 185,000, 35,000, 46,500, 12,000, 8,000, 20,000 और 30,6,500। बात समझ में आई? कोई डाउट है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर इसमें लिखा होता पेड टू महेश 25,000 वाया चेक और कुछ नहीं लिखा होता, मतलब मैंने 25,000 महेश को पे किया और कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर ये वर्ड नहीं होता फुल सेटलमेंट, तो क्या करते, तो पता क्या करते, 25,000 का आपने पेमेंट किया और यहाँ पे 25,000 माइनस करते। मतलब मैंने महेश को 30 की जगह 25 पे नहीं किए, मैंने अभी सिर्फ 25 पे किया, 5 फ्यूचर में पे करूंगा, 5
फ्यूचर में पे करूंगा तो यहाँ पे 5,000 आता, पर इधर बोल रहा है सेटलमेंट हो गया, मतलब मुझे महेश को कुछ पे नहीं करना, तो यहाँ पे आ गया 0, 30 से माइनस हो गया, मेरे को फायदा हो गया। 25 की जगह मैंने 30 की जगह मैंने 25 ही दिए, तो 5,000 का मेरा फायदा हो गया। क्लियर है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टुक लोन फ्रॉम HDFC बैंक 10,000। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैंने HDFC बैंक से लोन लिया, कितने का, 10,000 का। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं किसी से लोन लेता हूं तो मेरा या तो कैश बढ़ेगा या बैंक बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा। तो सोचो मैं हूं कंपनी, मैंने HDFC बैंक को कहा मुझे लोन देना कुछ, मेरा अकाउंट ICICI में भी हो सकता है, HDFC में भी हो सकता है, कोटक में भी हो सकता है, SBI में भी हो सकता है, किसी में भी अकाउंट हो सकता है। मैंने गया HDFC के पास, मुझे कुछ पैसा उधार देना, HDFC ने कहा ले लो उधार। और जब भी बैंक को आपको उधार देती है तो हमेशा ध्यान रखना वो बैंक हमेशा कैश में नहीं देती है, बैंक में देती है। मतलब उसने मेरे, अगर मेरा सपोज करो ICICI बैंक है तो HDFC बैंक ने मेरे ICICI बैंक में ट्रांसफर कर लिए, तो कितने का उसने लोन दिया मुझे, 10,000 का। तो मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया 10,000 से, बैंक बैलेंस कितने से बढ़ गया, 10,000 से। एंड एट द सेम टाइम मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। सर लाइबिलिटी क्यों बढ़ गई, अरे मुझे बैंक को फ्यूचर में पे भी तो करना है, ये मेरा दूसरा बैंक है, वो दूसरा बैंक है, HDFC दूसरा बैंक है, और ये मेरा दूसरा अकाउंट है, ये मेरा करंट अकाउंट है, वो दूसरा अकाउंट है। तो एक बात बताओ, मुझे 65, 25, 40, ये तो हो गया 10,000, मुझे 10,000 रुपए पैसे मिले, बैंक से मिले, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। एट द सेम टाइम मुझे HDFC बैंक को फ्यूचर में वापस करना है, वो फ्री में थोड़ी मुझे पैसे बांट रहा है, क्या वो मुझे फ्री में पैसे बांट रहा है, क्या नहीं बांट रहा, वो मुझे फ्री में पैसे नहीं बांट रहा, वो मुझे पैसे बांट रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने उधार लिया है, और जब भी मैं उधार लेता हूं मुझे वापस पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरी एक लायबिलिटी आ जाएगी HDFC लोन अकाउंट, मैं एक अकाउंट खोलूंगा जिसमें से मैंने 10,000 का लोन लिया। बात समझ में आई। अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया 50,000 से, फिर 10 से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि मैंने लोन लिया, और लोन मुझे फ्री में नहीं मिला, अगर फ्री में मिला होता ना तो मेरा कैपिटल जाता, वो मुझे वापस HDFC बैंक को पेमेंट करना है। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट वाला पॉइंट मैं चाह रहा हूं आपको वापस रिपीट करूं, बिकॉज मुझे फिर लग रहा है आप कहीं ना कहीं इसमें अटक रहे हो। देखो मैं हूँ बिजनेस, मुझे पैसा उधार चाहिए, तो आप सोचो बिजनेस HDFC बैंक के पास गया, मुझे 10,000 रुपये उधार दे देना, तो उधार हमेशा वो ना बैंक अपना अकाउंट में, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा। सपोज करो मेरा अकाउंट है ICICI बैंक में है, तो बैंक ने क्या किया, 10,000 मैं HDFC बैंक के पास गया, HDFC बैंक ने मुझे पैसे दे दिए, और ICICI बैंक का मेरा बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि उसने पैसे मुझे बैंक के थ्रू देता है। तो मेरा जो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, 10,000 से बढ़ गया, बट मुझे वापस भी तो पे करने HDFC बैंक को फ्यूचर में, फ्री में थोड़ी दे रहा है, तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई। ये मेरी लायबिलिटी आ गई HDFC लोन अकाउंट, 10,000 रुपये 10,000 रुपये। क्लियर है, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी वर्ड आ गया सेटलमेंट, इसका मतलब हो गया कि सेटलमेंट हो गया, मतलब हिसाब बराबर। तो 30 ही पे नहीं कर, अब मैं 30 की जगह 25 पे किए, तो यहाँ पे आप 30,000 पे करोगे, 30,000 पे करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पे 25 कर रहे हो पर लायबिलिटी 30 से कम हो रही है, फायदा कितना हो गया, 5,000 का। अब एक बार चेक कर लो टोटल बराबर आ रहा है क्या, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एकदम बराबर आ रहा है। क्लियर है, इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आ रहा है, 336,500 ही आ रहा है। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे। एक पॉइंट तो यही था कि मैंने जो एक तो 12th इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब मैंने फर्नीचर बाय किया पर्सनल यूज़ के लिए। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मैंने मनी विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए। 14 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 15 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और अगर जब भी हम कुछ बेचते हैं, खरीदते हैं, पार्टी का नाम मेंशन है और नहीं लिखा हुआ मैंने पेमेंट दिया या नहीं मिला, तो हम एज्यूम करेंगे पेमेंट दिया तो मैंने नहीं दिया या मुझे नहीं मिला। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 11 डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ये लेक्चर एक डेमो वर्जन है। अगर आपको क्लास 11th के फुल लेक्चर चाहिए तो विच इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट www.accountfunda.com और यू कैन इंस्टॉल माई ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, एदर यू कैन बाय अ चैप्टर वाइज और यू कैन बाय अ फुल कोर्स, और उसके साथ मेरी एक बुक भी आएगी जिसमें एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें और मोटिवेट करता है, हम आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। ओके गाइस, तो आपको होपफुली लेक्चर अच्छा लगा हो। कल फिर मिलते हैं ठीक शाम को 7 o'clock अकाउंट फंडा की 11th क्लास। टिल देन गुड बाय।